हम्म। तो आज हम लोग जो है मेनली वो किस चीज की बात करेंगे, तो भारत के क्षेत्रफल को लेकर। जैसे कल हमने विश्व के बड़े 8 बड़े देशों की चर्चा की थी, तो आज हम लोग मेनली जो चर्चा करेंगे वो किसकी चर्चा करेंगे, तो भारत में जैसे कल हमने पूरे विश्व के बारे में देखा था, विश्व के बाद भारत को लेकर आए थे, भारत के बाद में आज भारत के राज्यों की चर्चा करेंगे। तो यहां से थोड़ा सा एकदम बेसिक लेवल के ऊपर अपने को समझना है क्या, तो ये चीज अपने को देखना है कि भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान के बाद में अगर अपन बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र। और चौथा सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, यूपी। यूपी आप लोगों ने जैसे कभी पढ़ा होगा, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कौन सा है, राजस्थान। तो इस प्रकार से बेसिक चीजों को समझते हुए अपने को चलना है। तो ये तो भारत के बड़े राज्य हैं, और इन बड़े राज्यों में देखो राजस्थान कब बना इसके बारे में थोड़ा सा अपन डीपली चर्चा करेंगे, बट इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक अगर अपन बात करें तो एक सिंपल सी लाइन और यहां से निकल कर आती है कि ये तो बड़े राज्य हैं। अब अपन बात करेंगे भारत के छोटे राज्य, भारत के छोटे राज्य। देखो ये भारत के बड़े राज्यों के बाद में अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, छोटे राज्यों की। तो छोटे राज्यों में आप लोगों को एकदम सिंपल सा तरीका जो है वो याद रखना है। ज्यादा अगर याद नहीं रहे तो कम से कम दो तो याद रखना ही रखना है, थोड़ा सा जरूरी सा हो जाता है। तो दो किस प्रकार से याद रखेंगे अपन लोग, देखो जैसे आज वर्तमान में अगर अपन देखें तो वर्तमान में भारत में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है वो कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 28। तो सबसे छोटा राज्य जो है, ये सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा होगा, तो दूसरा सबसे छोटा राज्य होगा आपका सिक्किम, है ना। सबसे छोटा तो कौन सा, गोवा, और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम। या अपन यूं कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का 28 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 28वां राज्य कौन सा है, गोवा। और 27वां राज्य जो है, तो 27वां राज्य की अपन चर्चा करेंगे। 27वां राज्य कौन सा हो जाएगा, तो 27वां राज्य हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में क्षेत्रफल कम है, और सॉरी सिक्किम में दूसरा सबसे कम है, बट यहां पर थोड़ा सा अपन लोगों को देख लेना है। अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, तो जनसंख्या में यहां सबसे छोटा, देखो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, क्षेत्रफल की, बट जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग अपन सिंपल सा कह सकते हैं कि इसका हमें एकदम उल्टा कर देना है। देखो किसका, जैसे यहां गोवा जो है, इस गोवा की अगर अपन बात करें तो गोवा नंबर 27 पर आ जाएगा, और सिक्किम नंबर 28 पर आ जाएगा। देखो किस प्रकार से, यानी कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछे तो गोवा और सिक्किम को एक दूसरे को उल्टा कर देना। पहले क्षेत्रफल वाला ध्यान होना चाहिए अपने को, क्षेत्रफल वाला किस प्रकार से ध्यान रखना है, सबसे छोटा कौन सा क्षेत्रफल में, गोवा, दूसरा सबसे छोटा कौन सा, सिक्किम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिक्किम भारत का सबसे सुंदर राज्य भी है। सुंदरता के मामले में ऐसा कहा जाता है कि भारत में सिक्किम का कोई शानी नहीं है, तो भारत का सबसे सुंदर राज्य जो है वो कौन सा माना जाता है, गोवा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा और दूसरा सबसे छोटा कौन सा, सिक्किम। इसका पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग पूछे तो सिक्किम सबसे छोटा और गोवा दूसरा सबसे छोटा। अब यहां से ध्यान रखना है, देखो अगर थोड़ा सा अपन डीप जाकर इसको पढ़ें तो 26 जनवरी 1950, 26 ऑफ जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब रिपब्लिक कंट्री इंडिया को डिक्लेयर किया गया, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, तो इस समय हम लोग कह सकते हैं कि भारत में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, भारत में कुल राज्यों की
जो संख्या थी, ये भारत में कुल राज्यों की संख्या जो थी कितनी थी? 14। भारत में कुल राज्यों की संख्या 14 थी, बट वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। बीच में आप लोग ऐसा भी पढ़ेंगे कि बीच में भारत में थोड़े दिनों तक अगर हम लोग बात करें तो भारत में राज्यों, थोड़े दिनों पहले अगर देखें तो भारत में राज्यों की संख्या 29 थी, 29 थी, बट वर्तमान में 28 है। उसके पीछे रीजन ये है कि भारत में जम्मू कश्मीर नाम का जो स्टेट था, उस जम्मू कश्मीर स्टेट को वर्तमान में स्टेट्स की श्रेणी से हटाकर 2 यूनियन टेरिटरी या 2 केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में 29 राज्यों की बजाय हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि राज्यों की संख्या कितनी है? 28। बट राजस्थान आज क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्या राजस्थान शुरुआत में सबसे बड़ा था? ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था वो था एमपी। बट भारत में आप लोग थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशन या प्राइम मिनिस्टर भारत के थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पता चलता है कि 2000 में भारत में जो प्रधानमंत्री थे या भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे प्रधानमंत्रियों के रूप में हमेशा देश उनको याद रखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भारत में 3 नए राज्य बनाए, और ये 3 नए राज्य कौन कौन से बनाए? और ये जैसे राज्य बनाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। कैसे? तो आप लोग सिंपल सा यहां पर कह सकते हैं कि भारत के नवीनतम राज्य, भारत के नवीनतम राज्य, और भारत के नवीनतम राज्य कौन से हैं? तो इनको अपने को अच्छे से यहां पर पढ़ लेना थोड़ा सा। भारत के नवीनतम राज्य देखो, भारत के नवीनतम राज्यों में आप लोगों को एक सिंपल सा इसको एक फॉर्मूले के हिसाब से याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला समझ सकते हो, तरीका या ट्रिक जो है वो क्या है जिससे अपन आसानी से भारत के नवीनतम राज्यों को याद रख सके। इसमें आपको ज्यादा जोर लिया गया। देखो, इसको पढ़ने के लिए आपको केवल और केवल डेट याद रखनी है और कुछ भी ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे 1, 9 और 15, ये 3 डेट आप लोगों को याद रखनी है। 1, 9 और 15। इस 1 में आप लोगों को मंथ जो याद रखना है, ये नवंबर का याद रखना है। 9 में भी कौन सा याद रखना है? तो आप लोग बोल सकते हैं नवंबर का। और 15 में भी आप लोग बोल सकते हो कौन सा याद रखना है? नवंबर का। सन, यहां पर अगर अपन बात करें तो सन याद रखनी है आपको कौन सी? 2000 की। यहां पर भी कौन सी याद रखनी है? 2000 अर्थात 2000 की। और यहां पर भी कौन सी? 2000 की। तो ये 3 डेट जो है, इस 3 डेट को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के प्रयासों से यहां पर भारत में 3 नए राज्य बने। और जैसे ये 3 राज्य बनते हैं, उसी समय हम लोग कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बना वो कौन सा बना? राजस्थान। और इसके लिए मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। और ये फॉर्मूला अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिक बोल सकते हो। और वो सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिक क्या है? तो आप लोग ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा मुन्ना होता है, और ये मुन्ना क्या होता है? छत पर चढ़ जाता है। छत पर इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि मम्मी ने किसी कारण से मुन्ना शरारत करता है, और शरारत करने की वजह से मुन्ने को मम्मी 2-4 चांटे लगा देती है। और जैसे चांटा लगाती है तो मुन्ना गुस्से में आकर छत पर चढ़ जाता है और बोलता है कि मैं तो छत से नीचे कूदकर मर जाऊंगा। ऐसे मम्मी को चिंता होती है, और मम्मी जो मुन्ने के सामने रिक्वेस्ट करती है कि मुन्ना प्लीज छत से उतर जाओ, आपके लग जाएगी, छत से नीचे उतर जाओ। तो एक फॉर्मूला बना। और ये फॉर्मूला क्या बना? देखो, ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना, इसको थोड़ा सा अपने को समझ लेना। क्या फॉर्मूला बना?
तो यहां से अपने को अच्छे से थोड़ा सा समझ आए। देखो क्या, मुन्ना छत से उतर भी जा। मुन्ना, मम्मी रिक्वेस्ट कर रही है मुन्ने के सामने कि मुन्ना छत से, मुन्ना छत से उतर भी जा। मुन्ना छत से उतर भी जा, ये एक ट्रिक बना रखी है या फॉर्मूला कह सकते हो इसके। ये भारत के नवीनतम राज्य हैं, मुन्ना छत से उत्तर भी झा। कैसे, देखो यहां अगर अपन बात करें तो देखो मुन्ना से अपन सिंपल सा कह सकते हैं, मुन्ना से बन जाएगा मध्य प्रदेश। एम से मुन्ना और एम से क्या बन जाएगा, मध्य प्रदेश। और छत से आप लोग बोल सकते हैं, छत से बनेगा यहां पर छत्तीसगढ़। से इसमें जो है वो क्या रहेगा, साइलेंट। से इसमें रह जाएगा साइलेंट। उत्तर से आप लोग बोल सकते हो उत्तर प्रदेश, और उत्तर से ही आपका बन जाएगा देखो उत्तराखंड। उत्तर से उत्तर प्रदेश और उत्तर से क्या बन जाएगा, उत्तराखंड। और बी से यहां पर अपन बोल सकते हैं, देखो बी से बनेगा देखो बिहार, और झा से यहां पर बन जाएगा झारखंड। तो यहां पर सिंपल सा डालने का है, बी से बिहार और झा से झारखंड। तो ये भारत के नवीनतम राज्य हैं, और इन भारत के नवीनतम राज्यों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा देखना है, ताकि हमें पता चल सके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। तो यहां सिंपल सा डायरेक्ट में देखो ये वाली ट्रिक, सॉरी ट्रिक तो हमने देख ली। इस डेट को याद रखना है, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को हम लोग बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश से, देखो यहां पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग जो स्टेट बना, सेपरेट स्टेट जो बना, वो कौन सा बना, छत्तीसगढ़। ध्यान देना बेटा, बोर्ड को अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये लाइनें। मध्य प्रदेश से जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग होता है, उसी दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है राजस्थान, और मध्य प्रदेश का नाम आ जाता है नंबर 2 पे। तो मुन्ना से मध्य प्रदेश, सी से छत से छत्तीसगढ़, है ना। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। आफ्टर इसके बाद में 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को इधर वाला ये फॉर्मूला ध्यान रखना, उत्तर वाला। तो यहां अपन कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो स्टेट बना था, वो स्टेट बना था कौन सा, उत्तराखंड। क्लियर है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां अपन बोल सकते हैं कि बी से बिहार और झा से झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर सेपरेट जो स्टेट बना था, वो बना था कौन सा, झारखंड। तो इस प्रकार से भारत में अपन लोग बोल सकते हैं कि इस 2000 यानी कि 2000 सन 2000 में भारत से के 3 नए राज्य बने। एक तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, और तीसरा बिहार से अलग होकर झारखंड। ऐसे में आप लोगों को समझना है कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, और इसी क्रम में आप लोग ये भी बोल सकते हो कि इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसके बाद में एक ही जो राज्य बना था, एक राज्य और बना था, वो इसके लिए आप बोल सकते हो, इसके लिए जो डेट रहेगी आप लोगों के सामने वो थोड़ा सा देखना क्या रहेगी। देखो 2 जून 2014, 2 जून 2014 को हम लोग बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का डिवाइडेशन किया गया, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो स्टेट बना था वो बना था तेलंगाना। कौन सा बना, तेलंगाना। तो यहां पर कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो स्टेट बना वो कौन सा बना, तेलंगाना। कब बना था, तो 2 जून 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा स्टेट बना, तेलंगाना। कौन सा राज्य बना, तेलंगाना। तो इसमें देखो हम लोग कह सकते हैं कि तेलंगाना जब राज्य बना था, उस समय तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। कौन सा राज्य था, 29वां। ये ध्यान रखना है कि जब 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना, तो कौन से नंबर का राज्य था, 29वां। और इसके बाद में 28वां राज्य कौन सा था, तो 28वां राज्य अपन बोल सकते हैं कि 28वां राज्य था झारखंड। और 27वां राज्य जो था,
ये 27वां राज्य जो आपका था वो कौन था? उत्तराखंड। और 6 से छत्तीसगढ़ और 6 से 26वां, यानी कि 26वां जो राज्य बना वो राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। बट हम लोग कह सकते हैं कि 2019 के बाद, 2019 के बाद अगर अपन चर्चा करें तो जो जम्मू कश्मीर नाम का स्टेट था उस स्टेट को स्टेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसके स्थान पर जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन किया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो वर्तमान में यहाँ 29 की जगह हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा कौन सा? 28वां। ये कौन सा हो जाएगा? 27वां। ये कौन सा हो जाएगा? 26वां। और ये कौन सा हो जाएगा? 25वां। सॉरी, इस प्रकार से वर्तमान में हम लोग बोल सकते हैं कि ये भारत के जो नए राज्य हैं उनका थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन जाता है? राजस्थान। तो हमने भारत के छोटे और बड़े राज्यों की बात की। क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले विश्व का क्षेत्रफल पढ़ा है हम लोगों ने, नेक्स्ट पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और विश्व के क्षेत्रफल के बाद में महासागर और महाद्वीपों का क्षेत्रफल पढ़ा। इसके बाद में विश्व के 8 बड़े देशों का क्षेत्रफल हमने पढ़ा। इसके बाद में भारत के बड़े राज्यों का क्षेत्रफल हमने पढ़ा और भारत के छोटे राज्यों का हमने क्षेत्रफल पढ़ा। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, देखो क्या, कि भारत के बड़े राज्य के स्थान पर अब अपने को ध्यान रखना भारत के बड़े जिले। भारत के बड़े जिले, तो यहां पर भारत के बड़े जिले किसके अकॉर्डिंग? तो वही ध्यान रखना अपने को, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े जिले। हमने विश्व के बाद में विश्व के महाद्वीप, पूरी अर्थ का एरिया देखा, फिर महाद्वीपों का देखा, फिर विश्व के बड़े देशों का, फिर भारत के राज्यों का, अब भारत के देख रहे हैं जिलों का। तो भारत के बड़े जिले सॉरी, भारत के बड़े जिलों में आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से किस प्रकार से याद रख सकते हैं हम लोग, देखना कैसे, कि भारत के बड़े जिले जो है उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो है कच्छ। कौन सा हो जाएगा? कच्छ। और कच्छ जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? तो कच्छ पड़ता है गुजरात में। देखा, सबसे बड़ा कौन सा? कच्छ। और कच्छ के बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है किसका? तो कच्छ के बाद में नाम आता है लेह। और लेह प्रेजेंट में अपन बोल सकते हैं कि लेह कहां पर पड़ता है? तो प्रेजेंट में लेह कहां पर पड़ता है? लद्दाख। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? लेह। और आप लोग सिंपली ऐसा कह भी सकते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, बीच में बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, ध्यान रखना है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो वो कौन सा है? लेह है। और भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर, यानी कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शहर भी कौन सा है? लेह। और भारत का सबसे शुष्क, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वो कौन सा है? लेह। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा? कच्छ। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा? लेह। अब आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि तीसरा सबसे बड़ा जो है वो है जैसलमेर। और जैसलमेर की अगर अपन बात करें तो जैसलमेर कहां पर आ जाएगा? तो जैसलमेर आ जाएगा राजस्थान में। और चौथा सबसे बड़ा अगर अपन बात करें तो चौथा सबसे बड़ा आ जाएगा बीकानेर। तो अब थोड़ा सा इसको समझ लेना कि ये 4 बड़े जिले भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहां सबसे बड़ा कौन सा? कच्छ। दूसरा सबसे बड़ा लेह। और 2 आपको राजस्थान वाले याद रखने, एक तो जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। तो ये बड़े जिलों की बात की। अब अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो भारत के छोटे जिले, भारत के छोटे जिले, और भारत के छोटे जिले ये किसके अकॉर्डिंग देखना है? तो ये भी अपने को किसके अकॉर्डिंग देखना है? अकॉर्डिंग टू एरिया, या अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर। अब इसमें ज्यादा अगर हम लोग याद नहीं रख पाए तो आप लोगों को सबसे छोटा जिला कौन सा है ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए, और इसको याद रखना ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो है माहे। और माहे कहां पर है?
तो इसकी जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि माहे, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज न हो जाए, इसके लिए इसको थोड़ा सा एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को स्टडी करना है। बोर्ड को बताने का, बाकी आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सारी जवाबदारी हमारी होगी, बट आपका पूरा कंसंट्रेट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। अच्छे से आप लोग अगर समझेंगे तो हम लोगों का ऐसा विश्वास है, हमारा मानना है, आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों न दें, आप लोग जो है वो कभी मात नहीं खा पाएंगे। बट आप लोगों का पूरी तरीके से ध्यान जो है वो ध्यान होना चाहिए कहां पर, बोर्ड के ऊपर। देखो माहे कहां पर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि माहे पुडुचेरी नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश है। उस पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है माहे, और इसका एरिया मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। इसका एरिया मात्र कितना है, 9 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा है। मात्र 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो कहां पर है, माहे। और माहे किसका डिस्ट्रिक्ट है, तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब यह चीज जरूर ध्यान रखनी है कि माहे जो है, ये माहे केरल राज्य के बॉर्डर में सिचुएटेड है। यह किस प्रकार से देखना है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर ध्यान दें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भारत है, अर्थात कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक तो उत्तर भारत और दूसरा कौन सा, दक्षिण भारत। तो यहां आप लोगों ने जैसे कभी पढ़ा होगा कि भारत का दक्षिणी राज्य, लास्ट दक्षिणी, अंतिम दक्षिणी राज्य भारत का जो है वो कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर थोड़ा सा यहां अपन देखेंगे तो यहां पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद देखो यहां पर है केरला। ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को समझ लेना इस प्रकार से, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये कौन सा है, तमिलनाडु, और ये कौन सा हो गया, केरला। अब माहे की जो लोकेशन है, माहे की लोकेशन कौन सी होगी, तो माहे की लोकेशन है देखो यहां पर है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर है माहे। अब यहां से थोड़ा सा अपने को एकदम इजी तरीके से देख लेना है, कैसे, सॉरी, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में केवल 4 डिस्ट्रिक्ट है, और 4 डिस्ट्रिक्ट ये अलग अलग राज्यों में है। ऐसा क्यों, जैसे आप लोगों ने देखा कि यहां पर तो माहे, माहे के बाद में यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट और है, और इस डिस्ट्रिक्ट को अपन बोलते हैं, देखो क्या, तो इस डिस्ट्रिक्ट को अपन बोलते हैं कराईकल। और कराईकल के बाद में अगर यहां पर देखेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट और है, और इस डिस्ट्रिक्ट को अपन बोलते हैं पांडिचेरी, पुडुचेरी नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, पांडिचेरी। और एक ही आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा में यहां पर है, और इसको अपन बोलते हैं यमन। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 4 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग स्टेट्स में ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। और चारों के चारों ये जो डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो 4 स्थान थे ये भारत में पुर्तगालियों से जबरदस्ती खाली करवाए गए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और भारत में सबसे बाद में गए, सॉरी, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे। जैसा आप लोगों ने कभी इतिहास के पन्नों को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों ने सुना होगा ऐसा कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम का एक पुर्तगाली था जो पुर्तगाल से भारत में आया था। और सबसे पहले आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि ये कालीकट बंदरगाह जो वर्तमान में केरल स्टेट में पड़ता है, जिसको वर्तमान में कोझिकोड बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वास्को डिगामा 1498 में आया था। जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन अगर कभी पढ़ोगे तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पुर्तगाली के बाद में डच के बाद में अंग्रेज, फ्रांसीसी, ब्रिटिश फ्रांसीसी, इस प्रकार से भारत में आए थे। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और पुर्तगाली भारत में सबसे बाद में गए। ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन लोगों को इंडिया इतना अच्छा लगा कि ये इंडिया से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, बट इन लोगों को जबरदस्ती भारत के ये जो 4 स्थान है उनको जबरदस्ती खाली करवाया गया। ये खाली करने के लिए इच्छुक नहीं थे, ये एग्री नहीं थे। तो ये 4 स्थान जैसे खाली हुए
तो उस जमाने में, उस समय अगर अपन बात करें तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री तो जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित नेहरू ने ये 4 स्थान जो है, इस 4 स्थानों की अगर अपन बात करें तो इन 4 स्थानों को एक केंद्र शासित प्रदेशों को, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 4 स्थानों को मर्ज कर दिया गया। कौन किस किस को? यमन जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा में है। दूसरा कौन सा है? कराईकल, और कराईकल वर्तमान में किस राज्य की सीमा में है? तो आप लोग बोल सकते हैं तमिलनाडु। और एक कौन सा है? पांडिचेरी। तो इन 4 स्थानों को 4 डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया, 4 राज्य बनाए, 4 जिले बनाए गए, और चारों के चारों जिलों को मर्ज करके, एक दूसरे में तो नहीं मर्ज कर सके लेकिन इनका प्रशासनिक दृष्टि से इनको मर्ज किया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम था पुडुचेरी। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है इसकी राजधानी कौन सी है या इसका प्रशासनिक मुख्यालय, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी या इसका प्रशासनिक मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा है? पांडिचेरी, है ना। और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? देखो, माही की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो था वो तो कच्छ था, बट सबसे छोटा जिला जो कौन सा है? माहे। माहे कहां लोकेटेड है या ऐसा पूछे माहे कहां स्थित है तो हम लोग बोल सकते हैं केरल राज्य की सीमा में स्थित है। बट ये किसका डिस्ट्रिक्ट है, किस यूनियन टेरिटरी का डिस्ट्रिक्ट है? तो पुडुचेरी नाम का यूनियन टेरिटरी जो है उसका डिस्ट्रिक्ट है। और पुडुचेरी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिलहाल भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर 7 केंद्र शासित प्रदेश जो है, इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत में 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश यूटीज हैं जहां विधानसभा का गठन किया गया है। उस विधानसभा में एक तो विधानसभा का गठन आप लोगों को, जैसा सब लोग आप लोग जानते हैं कि एक तो विधानसभा जो कहां पर? दिल्ली में। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो वो कौन सा है? पुडुचेरी। तो ये ध्यान रखना, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी या प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा होगा? पांडिचेरी। तो इस प्रकार से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो होगा वो कौन सा होगा? तो उसके बारे में अपन अगर चर्चा करें तो वो जिला होगा आपका कौन सा? माही। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपन चर्चा करें तो यहां से अपने को अच्छे से समझ लेना। देखो कैसे हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार की बात की, भारत में क्षेत्रफल की बात की। अब हम लोग भारत की सीमाएं अर्थात भारत की बाउंड्रीज के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखना है, अच्छे से समझते हुए चलना है किस प्रकार से। तो आप लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे, देखो कैसे क्या है क्या नहीं है। देखो सिंपल से समझना है। यहां अपन बोल सकते हैं भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं। इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को समझना है क्योंकि यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन और सीमाओं को लेकर कई देशों के बीच में वाद विवाद की जो कंडीशन है वो भी हमें यहाँ पर समय समय यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। लेटेस्ट जितने भी आंकड़े अपने पास आए वो सारा का सारा अपन अपडेट करेंगे। देखो भारत की सीमाएं, और भारत की सीमाओं को लेकर जैसे अगर अपन लोग चर्चा करेंगे तो वही अपनी जैसी परंपरा उसी को ध्यान में रखते हुए अपने को समझना है। देखो कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे कोई कॉन्टिनेंट हो, कोई महाद्वीप हो, कोई देश हो, चाहे कोई राज्य हो, सीमाओं की या बॉर्डर या बाउंड्रीज की अगर अपन बात करें तो कोई भी देश हो, सीमाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। रेक्टिफिकेशन वाली क्लासें यहां पर हम लोग आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहां पर तैयारी करवाने वाले हैं। तो जरा ध्यान रखें, सोच समझकर अच्छे से अपना टाइम जाया करें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बहुत कुछ बेहतर मिल सके। तो देखो सीमाएं, कोई भी कंट्री हो तो सीमाएं कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। और ये 3 प्रकार की जो सीमाएं होती है वो कौन कौन सी होती है? अभी आप लोग थोड़ा सा भावनाओं में नहीं जाना है
कि सर सीमा कौन सी, पाकिस्तान वाली सीमा की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सीमा हो सकती है। सीमा का मतलब बाउंड्री, सीमा रेखा। वो सीमा हैदर अलग थी जो पाकिस्तान से भागकर इंडिया में आ गई थी, वो अलग मैटर, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे कभी। तो सीमाएं तीन प्रकार की होती है। इस सीमाओं में सबसे पहले अपन बोल सकते हैं कि एक तो होती है स्थलीय सीमा। ध्यान से सुनना, इसको पहली सीमा कौन सी हो जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा के बाद में अगर अपन बात करें तो दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, जलीय सीमा। और तीसरे प्रकार की जो सीमा होगी वो होगी कौन सी, तटीय सीमा। तो एकदम सिंपल तरीके से अच्छे से समझते हुए चलेंगे अपन लोग, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की ओर। तो आप लोगों से ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, ताकि हम लोग और ऊंचावान बन जाएंगे, और ऊंचावान बनकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक ये हमारी क्लासें जो प्रोवाइड करवा सके। तो आप लोगों का हौसला आप लोग हमारा बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग और हार्ड वर्क करके आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो देखना है, सीमाएं चाहे किसी भी कोई भी देश हो, उसकी सीमाएं मेनली जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। और उस तीन प्रकार की सीमाओं में पहली कौन सी होगी, स्थलीय, दूसरी कौन सी होगी, जलीय, और तीसरी कौन सी होगी, तटीय। इनको एक एक को सिंपल तरीके से समझते हुए चलना है। देखो, स्थलीय सीमा किसको बोलेंगे, तो ऐसी कोई भी बाउंड्रीज या कोई भी बॉर्डर जो लैंड टू लैंड, जमीन से जमीन के द्वारा अगर कोई भी बाउंड्री का डिटर्मिनेशन अगर होता है तो उस सीमा को अपन बोलेंगे लैंड बाउंड्री या स्थलीय सीमा। अब देखो, ये स्थलीय सीमा कई प्रकार की हो सकती है, बट अपन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। तो स्थलीय सीमा को फिर से हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि स्थलीय सीमा फिर से तीन भागों में डिवाइड की जा सकती है। कैसी, कौन कौन सी, तो यहां पर देखना है कौन कौन सी। तो एक तो अपन बोल सकते हैं स्थलीय अंतर महाद्वीपीय सीमा रेखा, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, इंटर कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, स्थलीय अंतर महाद्वीपीय सीमा रेखा, अर्थात हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं अंतर महाद्वीपीय सीमा रेखा। और इसका सबसे सुंदर एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप लोग एशिया और यूरोप का बॉर्डर देखें, और एशिया और यूरोप की लैंड बाउंड्री जो है वो दोनों आपस में अटैच है, मर्ज है। तो एशिया और यूरोप के बीच में लगने वाली जो लैंड बाउंड्री या स्थलीय सीमा रेखा है उसको अपन बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज, अंतर महाद्वीपीय सीमा रेखा। दुनिया में बहुत अच्छा, या अपन कह सकते हैं दुनिया में इससे अच्छा कोई सुंदर एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और एक एग्जाम्पल देखना हो आप लोगों को तो एशिया और अफ्रीका। बट इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो दूसरी टाइप की, सेकंड टाइप की जो स्थलीय बाउंड्री होगी उसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सचेज, जैसे आप लोग बोल सकते हो रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन। और रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन में आप लोग बोल सकते हो किसके बीच में होगी ये, तो रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन जो होगी वो किसके बीच में होगी, भारत और पाक के बीच में। तो भारत और पाक के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को अपन कौन सी सीमा रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार की जो बाउंड्री लाइन है जो अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो अपने काम में आती है, तो इसको अपन बोलते हैं इंटर स्टेट बाउंड्री, इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्य सीमा रेखा। जैसे पंजाब और राजस्थान के बीच में, या राजस्थान या हरियाणा के बीच में। तो ये तीन प्रकार की स्थलीय सीमा अकॉर्डिंग टू कंपटीशन जो अपने काम की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटरनेशनल और इंटर स्टेट। तो स्थलीय सीमा कितने प्रकार की होगी, तो स्थलीय सीमा होगी तीन प्रकार की। अब यहां से अपने को पकड़ करना, एक तो जलीय सीमा और दूसरी कौन सी है, तटीय सीमा। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि या कई ऐसे बुक्स वगैरह, कई टीचर्स आपको ऐसा पढ़ा सकते हैं कि जलीय सीमा और तटीय सीमा एक ही होती है, बट इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किस प्रकार से क्या डिफरेंस है इसको अपने को सुनना है। तो पहले जलीय सीमा पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तटीय सीमा के बारे में बता देता हूं, और इसका एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊंगा। देखो किस प्रकार से,
जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं भारत का। भारत में हम लोग अगर अपन बात करें तो भारत के 3 साइड वाटर बॉडी है। इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई भी लैंड या ऐसा कोई भी जमीन का टुकड़ा जिसके 3 साइड वाटर बॉडी, उसको अपन बोलते हैं पेनिसुला या प्रायद्वीप। अब देखना तटीय सीमा कौन सी होगी, तो यहाँ ये जो दक्षिणी भारत है, कर्क रेखा के बेस पर हमने इंडिया को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 2। एक तो नॉर्थ इंडिया और दूसरा कौन सा है? साउथ इंडिया। तो ये दक्षिण भारत जो है, इसमें यहां पर बोल सकते हैं कि ये तो है स्थल जमीन का भाग है। और इस दक्षिण भारत के अगर अपन ईस्टर्न साइड में अगर अपन बात करें तो ईस्टर्न साइड में यहां पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण भारत के वेस्टर्न साइड में पश्चिमी भाग में अगर अपन बात करें तो यहां पर है अरेबियन सी, या इसी को हम लोग बोल देते हैं अरब सागर। और दक्षिण भारत के दक्षिण में अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। तो आप लोग यहां पर बोल सकते हो कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिसुलर इंडिया बोल सकते हैं इसको अपन। अब देखो ये इस्तर भाग है और यहां पर कौन सा पार्ट होगा, तो यहां आप लोग बोल सकते हो कि ये जलीय क्षेत्र है ना। भारत के 3 साइड वाटर बॉडी, 3 तरफ जल है। अब मान लीजिए कि इस जमीन से, इस स्थल भाग से चलकर कोई वाहन अगर आता है तो वो वाहन क्या बोलेगा कि मैं कहां पहुंच गया, तो मैं पहुंच गया तट पर। तट का मतलब होता है किनारा। तट का मतलब क्या हो जाएगा? किनारा। जल से मान लीजिए कि कोई अगर शिप या कोई जलयान चलकर ये स्थल भाग के ऊपर पहुंचता है यहां पर, तो यहां पर भी वो जलयान या उस जलयान के लोग जो वो क्या बोलेंगे कि हम लोग कहां पर पहुंच गए? तट पर। अर्थात सिंपल सा अपना मीनिंग क्या निकला, अर्थ क्या निकला कि ऐसी बाउंड्री लाइन जो जल और स्थल दोनों के द्वारा, जल और स्थल दोनों के द्वारा जो निर्धारित होने वाली बाउंड्री लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं तटीय सीमा रेखा। और ध्यान देना, भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, लगभग अपन बोल सकते हैं 7,500 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा रेखा लंबी है। बट पूरे विश्व में अगर अपन बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वो है कनाडा। तो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला देश कौन सा होगा? कनाडा। तो इस प्रकार से देखो कितने प्रकार की सीमा रेखा हुई? 2 प्रकार की, एक तो स्थलीय और दूसरी कौन सी हुई? तटीय। जलीय सीमा की अगर हम लोग जैसे चर्चा करेंगे तो जलीय सीमा में वो सेम भारत का मैप लेते हुए अपने को चलना है। देखो जैसे इधर साइड में हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। भारत के साउथर्न साइड, भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन है। और भारत के वेस्ट अर्थात पश्चिम में जो है वो कौन है? अरेबियन सी। कौन सा हो जाएगा? अरेबियन सी। अब देखो ये भारत के 3 तरफ जो वाटर बॉडीज है, इस वाटर बॉडीज में, या हम लोगों ने जो पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि अर्थ के 70% पार्ट के ऊपर हाइड्रोस्फीयर है, जलीय भाग है। और 70% भाग पर हाइड्रोस्फीयर होने के कारण ये 70% का जो हाइड्रोस्फीयर, इस पर कौन से देश का कितना राइट्स होगा, ये किस प्रकार से पता चलेगा? तो इसका पता लगाने के लिए या जलीय क्षेत्रों में बाउंड्री का डिटर्मिनेशन करने के लिए, सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए हम लोगों के बीच में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। और उस सहमति के आधार पर जलीय सीमा जो होती है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। और 3 भागों में कौन कौन सी? तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये इंडिया का कोस्टल एरिया है। इस कोस्टल एरिया से जलीय क्षेत्र में पहली जो बाउंड्री होगी वो होगी 12 नॉटिकल मील तक, 12 समुद्री मील तक। ध्यान देना है, जलीय क्षेत्रों में दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट, जलीय क्षेत्रों में दूरी मापने की जो यूनिट होती है उस यूनिट को अपन बोलते हैं नॉटिकल माइल या समुद्री मील। नॉटिकल माइल या समुद्री मील। जैसे स्थलीय क्षेत्रों में जमीन वाले भागों पर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसको अपन बोलते हैं माइल या मील। माइल या मील, सेम एम इसी प्रकार से जलीय क्षेत्रों में, महासागरों में और सागरों में, खाड़ियों में दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? नॉटिकल माइल अर्थात समुद्री मील। तो पहली
जो बाउंड्री लाइन होती है ये कहां तक होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी जलीय क्षेत्र में 12 समुद्री मील तक। जैसे अगर भारत, दक्षिण भारत की अगर अपन बात करें तो 12 नॉटिकल मील तक, यहां तक अगर अपन बात करें तो यहां इंडिया की नेवी तैनात रहती है। यानी कि भारत का तट रक्षक बल इस 12 नॉटिकल माइल के ऊपर खड़ा रहता है और भारत की रक्षा करता है। और यहां पर सिंपल सा सिंबल समझ लेना अपने को कि अगर जहां तक किसी भी कंट्री की फोर्स, सेना अगर खड़ी रहती है तो वहां तक उस देश का संपूर्ण अधिकार होगा, ऑल राइट्स उसके पास में होंगे। तो पहली बाउंड्री लाइन जलीय सीमा में कहां तक होगी, 12 नॉटिकल मील तक। इसके बाद में दूसरी जो होती है वो कहां तक होगी, तो 12 के बाद में यहां पर होती है और इसको अपन बोलते हैं 24 नॉटिकल माइल। और 24 नॉटिकल माइल तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12 के बाद में ये जो 24 नॉटिकल माइल वाला जो ये एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेज, SEZ बोलेंगे, इसको सेज बोलेंगे। सेज क्यों बोलेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है और सेज का मतलब क्या होता है, तो सेज में अपन बोल देंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र से सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग क्या निकल जाएगा देखना है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र से यहाँ पर मीनिंग निकलेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई जलयान, किसी अदर कंट्री का जलयान अगर इस 24 नॉटिकल माइल को अगर क्रॉस कर लेता है तो ये समझा जाता है कि वो भारत की बाउंड्री लाइन में पहुंच चुका है और उस जलयान को इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। भारत सरकार को उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी हमें इनकम या आय की प्राप्ति हो रही है, सो इसको हम लोग बोल देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक से जोन। आप अगर तीसरे प्रकार की जो जलीय सीमा होती है वो होती है 200 नॉटिकल मील तक, मतलब थ्री साइड में 200 नॉटिकल मील तक, यहां तक 200 समुद्री मील तक एक सीमा होती है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये 200 नॉटिकल मील वाली जो बाउंड्री होती है इसमें अपन टैक्स वसूल नहीं कर सकते। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें कर सकते हैं क्या, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोग नए आइलैंड बना सकते हैं। समुद्री एरियाज या वाटर बॉडीज में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है, बहुत सारे वैल्यूएबल डायमंड्स, बहुमूल्य पत्थर, हीरे जेवरात वगैरह होते हैं समुद्रों में, तो उनका दोहन कर सकते हैं, बट यहाँ पर टैक्स वसूल नहीं कर सकते। मिनरल्स का रिसोर्स कर सकते हैं, खनिज जो है उनका, खनिज मिनरल रिसोर्स उनका दोहन कर सकते हैं, तो बट यहां पर अपन टैक्स वसूल नहीं कर सकते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीमाएं, और सीमाओं में आप लोग कह सकते हो कि सीमाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और 3 प्रकार की सीमाओं में हमने पहले पढ़ा कौन सा, स्तरीय सीमा, स्तरीय के बाद में कौन सी, जलीय सीमा। जलीय सीमा कितने प्रकार की होगी, 3, और दूसरी अपन ने कौन सी पढ़ी है, तीसरी अपन ने कौन सी पढ़ी, तटीय सीमा। सो गाइस, आप लोगों से हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद और आशा लगा सकते हैं कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जितना आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करेंगे आप लोग हमारे हौसलों को एक नई उड़ान देंगे, और आप लोग अगर हमें नई उड़ान देंगे तो हम लोग और अधिक ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए और अधिक मेहनत करेंगे, और अधिक मेहनत करेंगे तो आप लोगों को भी बेनिफिट है और हमारे को भी बेनिफिट है। तो इसलिए हम लोग आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।